बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस ए वायरस के बाद हेपेटाइटिस बी वायरस आ जाते हैं। यहाँ पर इसके बारे में क्या कहते हैं कि हमारे साथ जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये क्या करता है। हेपेटाइटिस ए वायरस तो एक बिनाइन सेल्फ लिमिटेड वायरस था, लेकिन ये उससे डेंजरस है। सही है, कंपेरेटिवली ये उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो होते हैं, ये क्या करता है, ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, जिसकी रिकवरी और क्लियरेंस आसान होता है। लेकिन ये साथ साथ नॉन प्रोग्रेसिव हेपेटाइटिस बी काज करता है, यानी कि वो हेपेटाइटिस जो क्रोनिक कंडीशन में नहीं जाता, जो और डेंजरस नहीं बनता, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रोग्रेसिव हेपेटाइटिस बी काज करता है, जो कि क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है। इवन हमारे लिवर में सिरोसिस और कैंसर भी काज करता है। इसके साथ साथ ये फुलमिनेंट हेपेटाइटिस बी काज करता है, जिसमें हमारे लिवर का बहुत सारा एरिया जो होते हैं डेथ हो जाता है, उसका निक्रोसिस हो जाते हैं। और इसका एक और डेंजरस करेक्टर ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है कुछ लोगों में, लेकिन कैरियर होता है। यानी कि एक बंदे को ये लग जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, लेकिन उसमें साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन उसके साथ अगर कोई और बंदा कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसको ये ट्रांसफर हो जाता है और उस बंदे में ये साइन सिम्टम प्रोड्यूस करता है। सबसे डेंजरस जो साइन सिम्टम्स है वो उसका ये है कि ये हमारे लिवर का कार्सिनोमा भी काज कर सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जिसे कहते हैं। अब अगर दुनिया में देखें तो हेपेटाइटिस बी वायरस ने 2 बिलियन पीपल को क्या किया है, इन्फेक्ट किया है। ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 1/3 बनती है। सही है, और इनमें से 400 मिलियन पीपल्स में क्रोनिक इन्फेक्शन है। सही है। इसके बाद इसका ट्रांसमिशन आ जाता है। तो सबसे पहले जो होते हैं पेरिनेटल ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पर हाई प्लेवरेंस एरिया हो, जहाँ पर इसका रेट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर 90% जो होता है ये पेरिनेटल ट्रांसमिशन होते हैं, यानी कि मदर से चिल्ड्रन में चला जाता है। सही है। चाहे ये प्लेसेंटा के थ्रू हो, चाइल्ड बर्थ के थ्रू हो, या मिल्क के थ्रू हो। सही है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हो। इसके अलावा इसका हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी होती है, यानी कि एक बंदी से दूसरे। असल में ट्रांसमिशन के दो टाइप्स है ना, एक वर्टिकल होता है और दूसरा ये वाला हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल जो पेरेंट्स से उसमें आते हैं ना, चिल्ड्रंस में हेरेडिटरी भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है एक्वायर्ड। और हॉरिजॉन्टल जो एक ही मतलब चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन होते हैं, इस तरह एक ही स्पीशीज के अंदर एक दूसरे से ट्रांसमिट होते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में ये जो होता है इस तरह ट्रांसमिट होता है हॉरिजॉन्टली। सही है। और इसी तरह ये वाउंड्स के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, जब वो वाउंड जो होते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ या इन्फेक्टेड सब्सटेंसेस के साथ वो आ जाते हैं। लेकिन ये कहाँ पर होता है, ये दोनों ये इंटरमीडिएट प्रेवेलेंस एरिया में होते हैं। जो लो प्रेवेलेंस एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है। सही है। और दूसरा इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज की वजह से होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं इंजेक्शन के थ्रू अपने अंदर बे ड्रग्स डालते हैं, और वो सेम सिरिंज होते हैं दूसरों की जो दूसरे ड्रग एब्यूज लोग होते हैं उनके साथ भी शेयर करते हैं। अब ट्रांसफ्यूजन के थ्रू इसका भी स्प्रेड होता था, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि अभी हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले। इसका वैक्सीनेशन जो होता है वो 95% चिल्ड्रन में, इन्फेंट्स में और एडोलेसेंस में इफेक्टिव है। ये प्रोटेक्टिव है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है 2 to 26 वीक है। लेकिन हेपेटाइटिस ए वायरस के अनलाइकली ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर एक्टिव होते हैं। हमने बताया था कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकता, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनकर उसको एलिमिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों फॉर्म में ब्लड के अंदर एक्टिव होता है। सही है। अगर हम एडल्ट्स में देखें तो 70% ऑफ द एडल्ट्स में ये क्या करता है, ये किसी किस्म का जॉन्डिस और सिम्टम्स काज नहीं करता। लेकिन 30% में ये क्या करता है, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स काज कर सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स जो और डिजीज में वो भी होते हैं, जिस तरह फेवर हो गया, एनोरेक्सिया हो गया यानी लॉस ऑफ हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, या राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो गया। इसी तरह अब फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। तो मोस्टली जो होता है खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट के बगैर, लेकिन 10% में ये क्रोनिक इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसके लिए हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस बी ये काज करता है, लेकिन ये रेयर होता है। 0.1 to 0.5% इसका रेशियो ऐसे ही। फिर वायरस के बारे में कुछ बताते हैं कि ये क्या है, ये एक हैप्लो डीएनए वायरेडिया है, यानी कि ये वायरस जो होते हैं डीएनए वायरस है इंस्टेड ऑफ आरएनए। हमने पीछे पढ़ा था कि वो जो हेपेटाइटिस ए वायरस वो आरएनए वायरस है, यहाँ पर ये डीएनए वायरस है। तो ये डीएनए वायरस की एक फैमिली से ताल्लुक रखता है, और ये हेपेटाइटिस काज करते हैं मल्टीपल स्पीशीज में, यानी कि सिर्फ ह्यूमंस में नहीं काज करता बल्कि बहुत सारे स्पीशीज में काज करता है। इसकी जीनोम के बारे में फिर बताते हैं। तो इसकी जीनोम के बारे में ये बताते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखते हैं, जो कि सर्कुलर होता है, और इसके अंदर 3200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, ये एक्चुअली 4 ओपन रीडिंग फ्रेम्स बनाते हैं, जो कि वो हर एक फ्रेम हर एक प्रोटीन्स के लिए अलग अलग होता है। तो इसी तरह ये 4 प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं।
उसमें सबसे पहले जो प्रोटीन है वो क्या है, न्यूक्लियोकेस्पेट कोर प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है ये अगेन दो एंटीजन्स को प्रोड्यूस करते हैं, सही है। पहला जो एंटीजन है वो कौन सा है, वो HBCAG है, सही है, और दूसरा जो है HBEAG है, सही है, AG फॉर एंटीजन सिंपली। ये जो एंटीजन होता है ये कहाँ पर स्टे करते हैं, हेपेटोसाइट्स के अंदर, वहां पर ये डिफरेंट वायरेंस की असेंबली करते हैं। इसके खिलाफ IgM प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब ये एक्यूट इन्फेक्शन हो, लेकिन जब ये क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं ज्यादा देर के लिए, तो IgM गायब हो जाता है और IgG प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब हम ब्लड में देख लेते हैं कि IgM हाई है, तो हमें इस पता चलता है कि करंट जो इन्फेक्शन है ये अर्ली हो गया है, अभी हो गया है। और जब IgG पाया जाता है तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन डिनोट करता है। HBE जो एंटीजन है ये क्या करता है, ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड है और ये ब्लड के अंदर ही सिक्रीट करता है वायरस। और ये क्या डिनोट करता है कि इस वायरस का रेप्लिकेशन स्टेट है और ये बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होकर अपने डॉटर सेल बना रहा है। दूसरा जो है वो है एनवेलप्ड ग्लाइकोप्रोटीन, सही है। एनवेलप से पता चलता है कि ये क्या है, ये एक सरफेस एंटीजन है, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, HBS एंटीजन, HBS फॉर सरफेस एंटीजन। ये वायरस क्या करता है, जो हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, वो अपने अंदर ही इसको सिंथेसाइज करते हैं और इसको रिलीज करते हैं, सही है। अब सिंथेसिस भी करते हैं, रिलीज भी करते हैं, तो ये जो सरफेस नॉन इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, HBsAg, सही है। और ये एक्चुअली स्मॉल HBsAg होते हैं, सही है, स्मॉल होते हैं। अब तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पोलीमरेज पोल, सही है। इसमें क्या होती है, इसमें डबल एक्टिविटी होती है। एक एक्टिविटी जो होती है इसमें DNA पोलीमरेज की होती है और दूसरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की होती है। DNA पोलीमरेज क्या करता है, वो पोलीमरेज लेंथन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करते हैं, वो DNA से क्या बनाता है, RNA बनाता है। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, हमारी जो जीनोम होता है, DNA हो, RNA हो, जो कुछ भी हो, उसके रिप्लिकेशन में, सही है। दूसरी बात, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये करता है कि हमारे DNA को कन्वर्ट करता है RNA में, जस्ट लाइक DNA पॉलीमरेज, लेकिन फिर RNA को वापस कन्वर्ट करता है DNA में, सही है, जस्ट लाइक फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये इस तरह हो गया। तो ये क्या करता है, एक ऐसा साइकिल प्रोड्यूस करता है जिसमें एक ऐसा इंटरमीडिएट फेज आ जाता है जहां पर RNA का टेम्पलेट बन जाता है, सही है। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गया। अब ये हमें फ़ायदा क्यों देते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स हम बना देते हैं डिफरेंट कैंसर वगैरह में या इसके इन्फेक्शन के लिए, वो यही RNA टेम्पलेट का जो साइट है इसको टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें आसानी होती है ट्रीटमेंट इन प्रोग्नोसिस में। अब एक और होता है जिसको HBX प्रोटीन कहते हैं हम। ये क्या कहते हैं, ये बी रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वायरस की भी और होस्ट की भी। अब ये इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसएक्टिवेटर भी कहते हैं, सही है, क्योंकि ये जाहिर बात है ट्रांसक्रिप्शन में ये मोस्टली इन्वॉल्व होता है। अब वायरस की रेप्लिकेशन करता है तो वायरस को रिप्रोडक्टिव स्टेट में ले जाते हैं, बहुत सारे डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, इन्फेक्शन को और ही डेंजरस बनाते हैं। लेकिन होस्ट सेल की रेप्लिकेशन भी करता है। इससे क्या होता है कि ये हमारे लिवर में कैंसर काज करता है बाई HBV वायरस से, ही हेपेटाइटिस बी वायरस जो कैंसर काज करता है वो यही प्रोटीन है, इसी वजह से होता है। अब कुछ रोग होते हैं जिसको हम सीरम मार्कर्स कहते हैं, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस के डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड के अंदर कुछ मार्कर्स देखते हैं जिसे हम हेपेटाइटिस बी की डायग्नोसिस करते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं HBS एंटीजन। अभी हमने पढ़ा कि एक पॉलीपेप्टाइड टेस्ट, सही है। अब जब एक बंदे को साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होती है तो उसी टाइम ये हमारे ब्लड में आ जाता है, सही है। और ये जब एक बंदे को सिम्टम्स होते हैं उसी टाइम ये पीक पर होते हैं, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं इन 12 वीक्स और समटाइम्स रेयरली इन 24 वीक्स ये डिक्लाइन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा जो होता है ये anti-HB एंटीबॉडी है, सही है। ये जब एक बंदे को एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसी टाइम उसके बाद ये अपीयर हो जाते हैं हमारे ब्लड में। और ये जब डिसअपीयर होता है तो तब वीक्स और मंथ्स हो चुके होते हैं इन्फेक्शन की, सही है। और बस टाइम ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं और लाइफ लॉन्ग के लिए, मतलब सारे लाइफ के लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। और इससे हम वैक्सीन में भी यूज़ करते हैं ये वाले जो है, सही है। तीसरे नंबर पर HBE एंटीजन एंड HBV DNA, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA एंड HBE एंटीजन से है हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। अब ये जब अपीयर हो जाते हैं जस्ट आफ्टर HBS एंटीजन जो होते हैं वो हमारे सीरम में आ जाता है, सही है, उसके खिलाफ ये अपीयर हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये इंडिकेट करते हैं हमारे वायरस के रेप्लिकेशन को। इसके अलावा HBE एंटीबॉडी अपीयर हो जाते हैं जो एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान पीक पर होता है और उसके बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, कम होता जाता है और आखिर में ख़त्म हो जाता है। अब आ जाता है अमीनोग्लोबुलिन M, सही है। अब अमीनोग्लोबुलिन हम सबको पता है कि ये एक्यूट जो हेपेटाइटिस होते हैं उसमें अराइज होते हैं। तो ये हमारे सिम्टम्स से पहले ही अपीयर होता है, यानी कि सीरम के अंदर बहुत जल्दी अपीयर होता है, सही है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे जो ब्लड सीरम है उसके अंदर इंक्रीज आ जाती है किस चीज़ की, अमीनो ट्रांसफेरेज की।
और अमीनो ट्रांसफेरेज जब हमारे हेपेटोसाइट डैमेज हो जाती है वो रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे हेपेटोसाइट डैमेज है और किस चीज़ ने डैमेज की है, हेपेटाइटिस बी वायरस ने। अब ज़ाहिर बात है कुछ देर बाद जो हमारा आईजीएम है वो रिप्लेस कर देता है आईजीजी। अब आईजीजी जो होते हैं ये थोड़े टाइम बाद जो होते हैं रीअपियर हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ आईजीएम। और ये क्या डिनोट करते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन, यानी कि हमारी जो इन्फेक्शन है उसका बहुत टाइम हुआ है अगर सीरम में हमारे साथ आईजीजी पाया गया और आईजीएम नहीं है। सही है। और जिस तरह एचबीए वायरस तो वहाँ पर हम आईजीएम के लिए टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह कोई खास डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। सही है। इसके अलावा इसकी हेपेटाइटिस बी वायरस की म्यूटेटेड फॉर्म आती है और ये म्यूटेटेड फॉर्म किस तरह होते हैं कि ये जो हमारे साथ एचबीई एंटीजन था वो बिल्कुल भी इसमें नहीं होता या बहुत कम होता है, जो कि अनडिटेक्टेबल होता है। इसी है। लेकिन इसके साथ साथ एचबीसीए जो होता है, जो कि किस चीज़ को डिनोट करता है, रेप्लिकेशन को, यानी कि ये वायरस रेप्लिकेशन करता है, अगरचे इसका जो एचबीई एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है। और इसके अलावा ये हेपेटाइटिस बी वायरस का जो डीएनए होता है वो भी हमारे सीरम में डिटेक्टेबल होता है। सही है। अब ये म्यूटेटेड फॉर्म जब इस तरह एक्सप्रेस होते हैं, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जिन लोगों को हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करते हैं उन लोगों में भी ये काम नहीं करता, यानी कि वो वैक्सीनेशन फिर इनइफेक्टिव हो जाती है जिनमें ये हेपेटाइटिस बी की म्यूटेटेड फॉर्म इन्फेक्शन काज कर देते हैं। अब जब इसका इनिशियल फेज होता है, सॉरी, इसका इनिशियल फेज जब होता है इसे है एक्यूट इन्फेक्शन का, तो यहाँ पर हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो इसके खिलाफ लड़ते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब एक्यूट इन्फेक्शन की एंड होती है सही है, तो वहाँ पर फिर कौन सी सेल्स आती है, CD4 एंड CD8 इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूसिंग सेल्स आ जाती है। सही है। और ये इनके खिलाफ लड़ते हैं और हमारे एक्यूट इन्फेक्शन को एंड करके हम जो काज है या वायरस है उसको अब इस चार्ट में समरी लिखी हुई है हेपेटाइटिस बी वायरस की। सही है। तो जिन लोगों को एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है सही है, जब वायरस अटैक कर देते हैं, तो इनमें 65% जो थे सब क्लिनिकल डिजीज़ काज कर देते हैं। ये सब क्लिनिकल डिजीज़ इतना खास नहीं होती, ये साइन सिम्टम्स भी से ज़रूर काज नहीं करता और ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। 100% रिकवरी है इसकी। 25% में ये एक्यूट हेपेटाइटिस काज कर देता है। ये एक्यूट हेपेटाइटिस 99% इसमें ठीक होती है और लेस देन 1% जो होते हैं इस ये परमानेंट हेपेटाइटिस काज करता है और ये थोड़ा डेंजरस हो सकती है, तो ये या तो ये डेथ काज कर सकता है और या बंदे को लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। 5 to 10% में क्या होता है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस काज करता है और क्रोनिक हेपेटाइटिस में 20 to 30% में सिरोसिस काज करते हैं, ये भी डेंजरस है, ये भी डेथ एंड ट्रांसप्लांट काज कर सकते हैं। 2 to 3% में ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज करता है और ये भी डेथ एंड ट्रांसप्लांट में जा सकती है और बाकी में कितनी इसकी रिकवरी हो जाती है क्रोनिक हेपेटाइटिस में।